सकते हैं। बस मुद्दा ये है कि आप कॉपी कैसे लिखते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आपको आता कितना है ये वहाँ कोई नहीं देखेगा, बस कॉपी वहाँ कैसे लिखते हैं, कितनी अच्छी तरीके से कॉपी प्रेजेंट करते हैं, ये वहाँ पे देखा जाएगा। देन आप कॉपी को लिखने का जो तरीका है वो बेहतरीन रखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए। देन मैं गारंटी लेता हूँ आपके 95% स्कोर होंगे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, है ना, हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए जो ये वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी में 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जो एक वीडियो है, आज की यही वीडियो में संपूर्ण जो तैयारी है वो करवा दी जाएगी। 70 नंबर अभी इमीडिएटली जस्ट तुरंत पक्के होने वाले हैं, है ना, जस्ट पक्के होने वाले हैं 70 नंबर। तो इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ताकि क्या हो, वो भी पढ़ सके अच्छे तरीके से, है ना। तो 70 नंबर आज की इस वीडियो में पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। तो आइए देखते हैं 70 नंबर कैसे पक्का होंगे। आज की इस वीडियो में क्या ऐसा बताने वाला हूँ जिससे संपूर्ण तैयारी हो जाएगी एक ही वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बताऊँगा वो बताऊँगा 20 इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर आपके पक्का करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा? सबसे पहले मैं 20 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है ना, जो क्या है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। और वो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आने वाले हैं, उनका पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा, है ना। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी बात मैं क्या बताऊंगा? महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश बताऊंगा जो 12 नंबर पक्का करेंगे। कैसे? 6 नंबर क्या आपका गद्यांश और 6 नंबर क्या आपका पद्यांश, है ना। तो गद्यांश पद्यांश में मैं बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। गद्यांश यदि मान लिया कि भाई तुम जो परीक्षा में गद्यांश आया उसका सोल्यूशन नहीं जानते हो तो उसका कैसे करोगे, तो ये मैं ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। ट्रिक बताऊंगा कि कैसे गद्यांश को सॉल्व किया जाता है या पद्यांश को सॉल्व किया जाता है बिना पढ़े, तो ये बताऊंगा। फिर क्या, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय बताऊंगा जो 10 नंबर में आता है। 5 नंबर में लेखक और 5 नंबर में कवि का कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय बिना पढ़े हुए, है ना। भाई मान लो वहाँ कोई किसी और लेखक का आ गया और आप पढ़ के कोई और गए हैं तो वो कैसे लिखेंगे, ये भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश तथा पद्यांश बताऊंगा जो 10 नंबर में आएगा। 10 नंबर में कैसे आता है भाई, उसका भी संदर्भ लिखना होता है ना। तो महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूछेगा, है ना। तो इस तरीके से आपके पूरे 70 नंबर की जो तैयारी है वो आज की इस वीडियो में होने वाली है। नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला हूँ? महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगा, हाँ, महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। पहले एक एक 2 नंबर में पूछते हैं। फिर महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगा जो 2 नंबर में आता है। फिर महत्वपूर्ण पत्र लेखन 4 नंबर में, महत्वपूर्ण निबंध 7 नंबर में, है ना। तो ये सारी चीजें बताने वाला हूँ जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, यही सारे टॉपिक आते हैं। 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर गद्यांश पद्यांश आएगा, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय आएगा जो 10 नंबर में होगा, महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश 10 नंबर में, महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न उत्तर 1-1 नंबर में, है ना, महत्वपूर्ण श्लोक 2 नंबर में, देखो महत्वपूर्ण पत्र लेखन 4 नंबर में, महत्वपूर्ण निबंध लेखन 7 नंबर में और महत्वपूर्ण खंड का 3 नंबर में। इस प्रकार से टोटल आपका 70 नंबर का जो पेपर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसलिए मैं कह रहा था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले क्या, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए दिखाते हैं 20 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो अब की बार बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले हैं। 100% मैं गारंटी देता हूँ इसमें से ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में बनेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है कृति कंकाल के लेखक हैं। जो कृति कंकाल है उसके लेखक कौन है? का नंबर जयशंकर प्रसाद, खा नंबर मुंशी प्रेमचंद, गा नंबर राम कुमार वर्मा और घा नंबर मैथिली शरणगुप्त। तो कृति कंकाल जो है उसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? का नंबर हो जाएगा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं। का नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा नंबर गुलाब राय, गा नंबर भगवत शरण उपाध्याय और घा नंबर जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा जो है वो प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो जो का नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही
है उसे पहचान कर लिखना है। नीचे 3-4 कथन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक कथन सही है, उसका सही आंसर देना है। का नंबर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, तो ये गलत है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। खा नंबर गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। फिर गा नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, नहीं आत्मकथा विधा की रचना है। फिर घा नंबर मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, ये भी गलत है क्योंकि ये मित्रता के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो सही क्या है, खा नंबर है गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो जो सही ऑप्शन है वो खा नंबर है तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखो, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। का नंबर प्रेमचंद, खा नंबर भगवती चरण वर्मा और ग नंबर यशपाल और घ नंबर वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र जो है उपन्यास विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा है। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो खा नंबर हो जाएगा। एग्जैक्ट सही आंसर जो है वो खा नंबर है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट में 5वां क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। तो देखो ये 5वां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। क्या है क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो का नंबर मोहन राकेश, खा नंबर प्रेम घन, गा नंबर गुलाब राय और घा नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा लहरों के जो राजहंस हैं उसके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश जी हैं। तो सही आंसर क्या है, का नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। जो प्रयोगवाद की प्रमुख निम्न 2 विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। तो का नंबर है घोर वैयक्तिकता और खा नंबर यथार्थवादी दृष्टिकोण, गा नंबर समाज का यथार्थवादी चित्रण, घा नंबर नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो घोर व्यक्तिकता है ना, व्यक्तिकता है ये सही है, और दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ये दोनों जो हैं प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 7 नंबर देखो, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। का नंबर मैथिली शरण गुप्त ने, खा नंबर जयशंकर प्रसाद, गा नंबर हरियोध और घा नंबर नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। आप सभी जानते हैं साकेत किसके द्वारा लिखित है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है। 8 नंबर देखो, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला दिया गया है सौंदर्य की भावना, फिर कहा है करुणा तथा नैराश्य की भावना, और गा है मानवतावादी प्रवृत्ति, और गा है विद्रोह एवं क्रांति की प्रवृत्ति। तो जो प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं वो है, पहली जो है वो है मानवतावादी है प्रवृत्ति, और दूसरी जो है विद्रोह एवं क्रांति की भावना है। तो सही ऑप्शन गा और घा है। इसमें इस तरीके से मैंने बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस तरीके से बेस्ड है, और वहां पे केवल एक ही प्रवृत्ति पूछेगी तो आपको बताना पड़ेगा, या ए और बी करके ऑप्शन आएंगे उसमें आपको टिक करना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 8 जो टोटल क्वेश्चन थे। चलो 9वां क्वेश्चन में दिखाता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। का नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, खा नंबर प्रताप नारायण मिश्र हैं, गा नंबर किशोरी लाल गोस्वामी हैं और घा नंबर श्याम सुंदर दास हैं। तो निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं कौन हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो जो सही आंसर है वो का नंबर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्या है, का नंबर ज्ञानदीप, खा नंबर युगमाड़ी, गा नंबर प्रेम वाटिका और घा नंबर छड़दा। तो छड़दा जो है महादेवी वर्मा की रचना है और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो युगमाड़ी है, और दूसरी इनकी क्या रचना है, युगांत। इनकी जो दूसरी रचना है युगांत है ना। तो आई होप 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। खा नंबर है युगमाणी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 11 नंबर, नाना नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु बाहू। उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन है। तो का नंबर करुण, खा नंबर विभत्स रस और गा नंबर हास रस और घा नंबर वीर रस। तो उपयुक्त पंक्तियों में हास रस है। कौन सा रस है, हास रस है। 11 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गा नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पीपर पात सरस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। का नंबर रूपक है, खा नंबर उपमा है, गा नंबर उत्प्रेक्षा और घा नंबर अनुप्रास। तो पीपर पात सरस मंडोला में उपमा अलंकार है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के। तो आई होप ये टोटल 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, सुन केवट के
बैन प्रेम लपेटे अटपट विषय करुणा एन चितहि जान की लिखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो का नंबर चौपाई, खा नंबर रोला, गा नंबर सोरठा और घा नंबर दोहा। तो उपयुक्त पंक्तियों में सोरठा छंद है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गा नंबर हो जाएगा सही आंसर। 14 नंबर देखो, संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? का नंबर साधारण वाक्य, खा नंबर प्रश्नवाचक वाक्य, का नंबर संदेह आत्मक वाक्य और घा नंबर नकारात्मक वाक्य। संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं भाई? संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा नहीं है? संदेह पूर्ण कथन को संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गा नंबर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 15 नंबर, तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य शब्द है। का नंबर कर्तव्यवाच्य, घा नंबर भाववाच्य, गा नंबर कर्मवाच्य और घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है भाववाच्य हो जाएगा। जो तुमसे सोया नहीं जा सकता वो भाववाच्य है। 16 नंबर है, विकारी पद नहीं है। कौन सा नहीं है? का नंबर गाय, खा नंबर सभा और गा नंबर प्रतिदिन और घा नंबर रमेश। तो विकारी जो पद नहीं है वो प्रतिदिन जो है वो विकारी पद नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गा नंबर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ 17 नंबर, अनुग्रह में प्रयुक्त उपसर्ग है। का, अन, खा अनु और गा आ और घा ग्रह। तो अनुग्रह में अनु शब्द आप सभी जानते हैं, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले प्रयुक्त होता है। तो गा नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अनु हो जाएगा कि अनु जो है वो शब्द के पहले है, तो अनु उपसर्ग है अनुग्रह में। तो ये 17 क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर त्रिवेणी में कौन सा समास है? का नंबर द्वंद्व, खा नंबर कर्मधारय, गा नंबर द्विगु और घा नंबर अव्ययी भाव। तो त्रिवेणी में द्विगु समास है, क्योंकि इसमें नंबर की बात की गई है। त्रि का मतलब 3 है ना। तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। का नंबर भागीरथी, खा नंबर कालिंदी, गा नंबर सुरसरिता और घा नंबर देव नदी। तो भागीरथी है गंगा की पर्यायवाची, सुरसरिता भी है, देव नदी भी है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी शायद यमुना की पर्यायवाची है। तो खा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 19। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन है, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। का नंबर तद, तत्, तद, खा नंबर तस्या और गा नंबर तेषाम और घा नंबर तस्मे। तो तस्मे जो है सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये टोटल 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो तैयार हो जाएंगे, आप तैयार कर लेंगी, है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग को आपको क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में, है ना, फ्री में ऑल सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है, ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है फ्री में, है ना। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें इमीडिएटली, अभी तुरंत इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके घंटी वाला बटन दबा दें। इससे क्या होगा, आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। तो ये टोटल मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट आगे मैं दिखाता हूँ गद्यांश। देखो महत्वपूर्ण गद्यांश लिखा हुआ है, का नंबर है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और शावृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके लिए पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर गद्यांश की बात की जाए तो यही है। ये किस पार्ट से आपने पढ़ के समझ लिया होगा? देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश, जितना भाग रेखा से चिन्हित है उसकी व्याख्या करनी। फिर कुसंग की तुलना किससे की गई, इसको सॉल्व करने के 6 नंबर आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसका सोल्यूशन देखो, ये ऐसे उत्तर नंबर 21 है ना। तो उत्तर नंबर फर्स्ट क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे संदर्भ, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे और
साफ सुथरा लिखेंगे। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप थोड़ा प्रयास करेंगे साफ सुथरा लिखने का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक, मित्रता को मैंने अंडरलाइन कर दिया और काली से लिख दिया। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे को ये पता है कि ये मित्रता नामक पाठ से है, तो वो पूरा नंबर देगा आपको, इसमें एक भी नंबर नहीं काटेगा। इससे एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट बढ़िया पड़ता है ताकि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ कापी, इसलिए मैंने बता दिया कि ब्लैक पेन से ऐसा कर देंगे। फिर नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक और लेखक का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया इसमें, ब्लैक पेन से आचार्य रामचंद्र शुक्ला हैं, तो इसके आपको 2 नंबर मिल गए, क्योंकि 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 गुणे 2, टोटल 6 नंबर का गद्यांश आपका आता है 2-2 नंबर के, तो 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। फिर पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लो व्याख्या में देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले उत्तर नंबर सेकंड, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो ऐसे लिखना, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है ना, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को क्या करती है, नष्ट कर देती है। यहाँ पे देख सकते हो नष्ट कर देती है। तो ये टोटल क्या कर दिया तुमने, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा, कुसंग की तुलना किससे की गई है ना, कुसंग की जो तुलना है वो किससे की गई है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है जो दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, तो इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार आपने क्या किया, गद्यांश का जो सोल्यूशन था वो कर दिया। चलो अब नेक्स्ट पद्यांश दिखाता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश, ये भी 6 नंबर में 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर एक क्वेश्चन है, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है, तो इस पद्यांश को पढ़ लेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सो पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, है ना। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना, तो संदर्भ में बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए ऐसे ही करना है जैसे मैंने भी ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पद्यांश का संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, क्योंकि अगर आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, अगर आप गद्यांश का लिख रहे हैं, गद्यांश का मतलब पैसेज लिख रहे हैं, गद्य का लिख रहे हैं, तो उसमें आप गद्यांश खंड लिखेंगे, उसमें आप गद्य खंड लिखेंगे, गद्य खंड इस तरीके से गद्य खंड से लिया गया है। और अगर आप पद्यांश लिख रहे हैं ना, पद्यांश आप लिख रहे हैं तो उसमें आप पद्य खंड या काव्य खंड लिखेंगे, समझ रहे हैं, सॉरी खंड यहाँ पे लिख दो, खंड नहीं खंड, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो ऐसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, ये लेखक का नाम है तो इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया है ना, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है, तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करना है तो व्याख्या कर दो। देखो व्याख्या कैसे करोगे ये मैं बता दे रहा हूँ। व्याख्या कैसे करनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दिया, फिर लिखना कभी अपनी देश प्रेम की भावना में। देखो रेखांकित अंश केवल 2 ही लाइन रेखांकित है, चाह नहीं इतना ललचाऊं तक, तो इतना ही करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसमें आप लिखेंगे कभी अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है, मेरी इच्छा यह भी नहीं कि मैं प्रेमियों को क्या करूं, प्रसन्न करूं, है ना। फिर आगे क्या है, आगे उसने बताया है, कवि ने कहा है कि करने के लिए मेरी प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं, है ना, प्रसन्न करने के लिए प्रेमी के द्वारा बनाई गई माला में मैं पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित कर दूं। तो ये यही था, चाह नहीं, मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के किसी भी माला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के किसी भी प्रेमी के द्वारा बनाया गया माला जो प्रेमिका के लिए हो उसमें मैं पिरोया जाऊं और बिंद प्यारी को ललचाऊं और उस प्रेमिका के मन को मैं आकर्षित करूं। तो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी कवि की। तो इस प्रकार आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। फिर एक क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो लिखा है, पुष्प वनमाली
माली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट कर रहा है। तो 2 नंबर इसके पक्के हो गए, 2 नंबर इसके और 2 नंबर इसके। देखो मैं उस उत्तर लिखा हूँ। पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा चाह प्रकट करता है कि उसे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर जावें अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपके 2 नंबर इसके भी पक्के हो गए। आई होप आपको गद्यांश और पद्यांश समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है ना। इसलिए मैंने बता दिया कि गद्यांश पद्यांश का जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण किसके, संस्कृत गद्यांश में। तो नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से इसका सलूशन कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी 2 तरीके से लिखना पड़ता है आपको। 2 तरीके से कैसे कैसे देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें संदर्भ। तो संदर्भ में आपको कुछ नहीं करना है। संदर्भ में जिस पाठ से ये लिया गया है ना, तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, है ना। संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य, है ना, अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत के जिस भी पाठ से, जैसे वाराणसी से है तो वाराणसी वाला डाल देंगे, वाराणसी पाठ से लिया गया है, आप साफ लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार आपके 2 नंबर इसके पक्के हो गए संदर्भ के। फिर अनुवाद हेडिंग डालेंगे और अनुवाद में लिख देंगे। मान लो आपको अनुवाद इसका नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, इसमें से बिंदी वगैरह जो भी संस्कृत के शब्द दिखाई दे रहे हैं उसको हटाते जाना है और इसी पैसेज को छाप देना है उठा के। अगर कुछ नहीं मिलेंगे तो 5 में से कम 3 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे। अगर ये लिख दिए तो 2 नंबर इसके और 2 नंबर इसके, टोटल 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 1 नंबर कट जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तब की बात, अगर पता है तो आप लिख के आएंगे। तो इस तरीके से आप संस्कृत में किसी भी गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद करके आएंगे। फिर देखो, फिर 24 नंबर है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो ये पढ़ लीजिएगा, इसका भी मैंने बता दिया। ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पे ध्यान देना है, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश यहाँ पे लिखेंगे। गद्यांश की जगह पे आपको क्या लिखना है, अगर पद्यांश लिख रहे हैं तो पद्यांश लिखेंगे और अगर आप गद्यांश लिख रहे हैं तो गद्यांश लिखेंगे। इस तरीके से लिख लेंगे और पाठ का नाम भी चेंज कर देंगे तो भी संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और हम अनुवाद हेडिंग डाल के अनुवाद कर देंगे। इस प्रकार से ये था कुछ क्या, संस्कृत का अनुवाद और क्या, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे उसकी क्या कह सकते हैं, श्लोक की। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत ग्रंथ से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसको आप पढ़ लेंगे, 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। आप जाएंगे अनिवार्य संस्कृत के पाठ खोलेंगे और उसमें कोई भी एक श्लोक याद कर लेंगे, है ना। फिर आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने की अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता के मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ये दोनों जो क्या है, प्रार्थना पत्र हैं, उनको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रश्न को उत्तर, इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तैयार कर लीजिएगा। और 30 नंबर है, ये सारे जो निबंध हैं, सड़क सुरक्षा हो गया, जीवन रक्षा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता है, एक अभिशाप है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। अब हम बात करते हैं जीवन परिचय की। जीवन परिचय की मैं डिटेल में बात करूंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो आइए बताता हूँ कि जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड पेपर में, है ना। बोर्ड पेपर में यदि जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो सबसे पहले कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करना है। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय में किसको किसको पढ़ लेना है आपको। सबसे पहले पढ़ना है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और दूसरा आपको किसका पढ़ लेना है, दूसरा जाके पढ़ लेना है रामधारी सिंह दिनकर का। किसका, रामधारी सिंह दिनकर का, है ना। और तीसरा किसका पढ़ लेना है, तीसरा आपको किसका पढ़ लेना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये 3 लेखक के जो जीवन परिचय हैं वो आपको तैयार करना है। अब हम अगली बात करते हैं किसकी, कवि के जीवन परिचय की। तो देखो, कवि के जीवन परिचय में कवि के
कवि के जीवन परिचय में किसको किसको तैयार कर लेना है? कवि के जीवन परिचय में आपको तैयार करना है सबसे पहले तुलसीदास, ये हर साल आते हैं। तुलसीदास हो गए, सूरदास, नेक्स्ट महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत को आप तैयार कर लेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो ये टोटल 4 जो हैं वो जीवन परिचय हैं किसके? कवि के लिए। अब बात करते हैं, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, जीवन परिचय नहीं याद कर सकते, तो क्या क्या याद कर लेना है? इन तीनों लेखक और कवियों के जीवन परिचय में सबसे पहले आपको जन्म किस सन में हुआ है ना, जन्म किस सन में हुआ ये आपको तैयार करना है। फिर जन्म का स्थान, जन्म का स्थान किस स्थान पे हुआ। फिर इनके पिता का नाम, पिता या माता का नाम, दोनों मतलब जो दिया हो, है ना। आपके जीवन परिचय में अगर पिता का दिया है तो पिता का, माता का तो माता का, है ना, या माता का नाम। ये याद होना चाहिए इन सभी लेखक और कवियों के। पिता का या माता का नाम हो गया। फिर इनकी मृत्यु किस सन में हुई, है ना। फिर इनकी रचना, ये 5 चीजें हर एक लेखक के और हर एक कवि का। देखो कवि के जीवन परिचय में तुलसीदास का यही करिएगा, सूरदास का, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत का। अगर हम बात करें किसके? लेखक के जीवन परिचय में, तो लेखक के जीवन परिचय में जाके आप आचार्य रंजन शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय में ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। क्या देखो यहाँ पे लिखा है, जन्म किस सन में हुआ, जन्म का स्थान कहाँ हुआ, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख जो रचनाएं, इतनी पढ़ लेंगे तो इतना ही आपको बढ़ा चढ़ा के लिख के आना है, अंडरलाइन करके अच्छे तरीके से। कॉपी में लिखने का तरीका अगर आपको पता है देन आप 70% स्कोर करेंगे किसमें? हिंदी में। केवल कि मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। अगर टोटल आप अच्छे तरीके से लिख के आते हैं तो बिना पढ़े 95% स्कोर कर सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहेंगे। धन्यवाद।